निर्वाचन प्रणाली कितने प्रकार की होती है जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, निर्वाचन प्रणाली के प्रकारों के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं और बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली, दोस्तों ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर हर एक राज्य को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है जितने प्रतिनिधियों का चुनाव करना होता है। यानी कि दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक स्टेट के अंदर हमें इलेक्शन कराना है और वहां से 50 प्रतिनिधियों का चुनाव करना है। सो उस स्टेट को यानी कि उस राज्य को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। यानी कि एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली के अंदर उस राज्य को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा जितने प्रतिनिधियों का चुनाव करना है। दोस्तों, निर्वाचन क्षेत्र का मतलब यहाँ पर एक ऐसे क्षेत्र से है जहाँ से लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली में हम कह सकते हैं कि जितने प्रतिनिधियों का चुनाव करना है जिस राज्य के लिए, उस राज्य को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र से दो अलग अलग उम्मीदवार खड़े हुए हैं, दो अलग अलग पार्टियों के, तो जिसे सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होंगे यानी कि जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो चुनाव जीत जाएगा और वह प्रतिनिधि चुन लिया जाएगा। सो एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली के अंदर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। जैसे कि दोस्तों, भारत में जब लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव होते हैं, अलग अलग राज्यों में विधानसभा के जब चुनाव होते हैं, तो हर एक निर्वाचन क्षेत्र से दो या दो से अधिक जब उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं वो चुनाव जीत जाता है और उसे चुन लिया जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं ये एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली का एक उदाहरण है। और दोस्तों, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली का उदाहरण हम इंडिया और यूएसए को ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि जब भारत में लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव होते हैं तो एक निर्वाचन क्षेत्र से दो या दो से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वह चुनाव में जीत जाता है और वह प्रतिनिधि उस निर्वाचन क्षेत्र से चुन लिया जाता है। आइए दोस्तों, आगे बात करते हैं बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली के बारे में। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली, दोस्तों इसके शब्द से ही हम इसका मतलब समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, एक क्षेत्र से एक से ज़्यादा सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से जीते हुए उम्मीदवार को प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है, लेकिन बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली में क्या होता है कि एक ही क्षेत्र से यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से ज़्यादा सदस्यों को चुना जाता है। आइए दोस्तों, आगे बात करते हैं निर्वाचन प्रणालियों के और भी प्रकारों के बारे में। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुमत प्रणालियों के बारे में। इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालियों के बारे में। आइए दोस्तों, जानते हैं बहुमत प्रणालियों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि बहुमत प्रणाली किसे कहा जाता है। दोस्तों, नॉर्मली जब इलेक्शन के अंदर कई सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं तो एक उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवारों की तुलना में यानी कि उनके कंपैरिजन में ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो उम्मीदवार चुन लिया जाता है, यानी कि वह चुनाव जीत जाता है और उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। और दोस्तों, इस प्रणाली में क्या होता है कि हर एक उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में ज़्यादा वोट मिलना ज़रूरी होता है। यानी कि अन्य उम्मीदवारों की तुलना में अगर एक उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वह उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं इलेक्शंस के अंदर एक निर्वाचन क्षेत्र से तीन अलग अलग लोग खड़े हुए हैं, यानी कि तीन उम्मीदवार खड़े हुए हैं अलग अलग पार्टीज के, तो उनमें से एक उम्मीदवार को दो की तुलना में ज़्यादा वोट मिले हैं तो वह उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र से चुन लिया जाता है क्योंकि वह चुनाव जीत जाता है। और दोस्तों, ब्रिटेन की संसद को और भारत की लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव को हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि भारत की लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव के अंदर यह प्रणाली इस्तेमाल की जाती है, प्रयोग की जाती है। आइए दोस्तों, आगे जानते हैं बहुमत प्रणाली के और भी प्रकारों के बारे में। अभी तक हमने बात की थी कि बहुमत प्रणाली किसे कहते हैं, तो इसके साथ ही बहुमत प्रणाली के और भी छोटे छोटे प्रकार हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। इसमें दोस्तों सबसे पहला है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। दोस्तों, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है जो सबसे आगे जीत उसकी। यानी कि दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बात की कि बहुमत प्रणाली किसे कहते हैं, जब एक उम्मीदवार को बाकी के उम्मीदवारों की तुलना में ज़्यादा वोट मिलते हैं
तो वह उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर भी यही होता है, जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वह चुनाव जीत जाता है, और फिर चाहे एक ही वोट क्यों ना ज़्यादा हो। दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक चुनाव के अंदर ए उम्मीदवार खड़ा हुआ है और बी उम्मीदवार खड़ा हुआ है। ए उम्मीदवार को 50 वोट प्राप्त हुए हैं, यानी कि 50 वोट मिले हैं, और बी उम्मीदवार को 51 वोट मिले हैं। तो जो बी उम्मीदवार है वह चुनाव जीत जाएगा। सो दोस्तों हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलते हैं वह उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। और दोस्तों ये जो प्रणाली है ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, कनाडा, इन सभी देशों में पाई जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं इन सभी देशों ने इस प्रणाली को अपनाया हुआ है। दोस्तों भारत में बहुदलीय प्रणाली है, यहाँ पर बहुत सारे दल पाए जाते हैं और यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। दोस्तों 2014 से पहले लोकसभा के चुनाव में क्या हो रहा था कि किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था, यानी कि एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा था। इसके कारण क्या हो रहा था कि गठबंधन वाली सरकार बनानी पड़ रही थी। और दोस्तों इस प्रणाली के कारण जब उस समय के अंदर गठबंधन वाली सरकार चल रही थी, तो उस समय के अंदर इस प्रणाली की जगह किसी और प्रणाली, अन्य प्रणालियों को अपनाने की जो मांग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, यानी कि इस प्रणाली की जगह पर कोई अन्य प्रणाली को अपनाया जाए। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर सरकार और विपक्ष के बीच में संतुलन बना रहता है। संतुलन कैसे कि जब चुनाव के अंदर पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उनके उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं, तो जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं वह सरकार बनाती है, जिसको कम वोट मिलते हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाती है। तो हम कह सकते हैं इस प्रणाली के कारण हमें आसानी से पता चल जाता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन सी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रणाली के कारण इन दोनों ही चीज़ों के बीच में संतुलन बना रहता है। और दोस्तों ये जो प्रणाली है वो स्वतंत्र उम्मीदवार को चुनाव जीतने का मौका देती है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र से 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ठीक है, 2 अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार हैं, एक स्वतंत्र उम्मीदवार है। तो जब मतदाता वोट देते हैं तो अन्य 2 उम्मीदवारों की तुलना में उस स्वतंत्र उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिले हैं, तो उस निर्वाचन क्षेत्र से वह स्वतंत्र उम्मीदवार चुन लिया जाएगा, यानी कि वह चुनाव में जीत जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रणाली है वो स्वतंत्र उम्मीदवार को चुनाव के अंदर जीतने का मौका देती है, उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों इस प्रणाली के अंदर गणना करना, यानी कि ये चीज़ का पता लगा पाना कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी, काफ़ी आसान है। मान लीजिए इलेक्शन के अंदर 2 पार्टी खड़ी हुई हैं, ए और बी, और ए पार्टी को 50 सीटें मिली हैं और बी पार्टी को 51 सीटें मिली हैं। तो बी पार्टी चुनाव जीत जाएगी, वह सरकार बनाएगी, और जो ए पार्टी है वो विपक्ष की भूमिका निभाएगी। सो हम कह सकते हैं इस प्रणाली के अंदर इस चीज़ का पता लगा पाना कि कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी और कौन सी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी, ये काफ़ी सरल है। इसके बाद दोस्तों ये जो प्रणाली है इसकी जो चुनाव व्यवस्था है उसको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा सरल है। और दोस्तों जब हमारे देश के अंदर जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय के अंदर जो साक्षरता दर थी, यानी कि हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग थे उसकी जो दर थी वो काफ़ी कम थी, और चुनाव के लिए एक काफ़ी आसान प्रणाली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि दोस्तों उस समय के अंदर जो मतदाता थे वो उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, उन्हें नॉलेज भी नहीं थी, इसलिए इस प्रणाली को अपनाया गया था। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये जो प्रणाली है इसके अंदर मतदाताओं के पास बहुत ज़्यादा विकल्प होते हैं। जब एक निर्वाचन क्षेत्र से 3 या 4 उम्मीदवार इलेक्शन के अंदर खड़े होते हैं तो मतदाता के पास काफ़ी सारे विकल्प होते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं कि वह अपने पसंद के उम्मीदवार को चुन सकें। जैसा कि दोस्तों अभी हमने लास्ट पॉइंट में बात की थी कि मतदाताओं के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। मतदाताओं के पास केवल पार्टी के ऑप्शन नहीं होते कि वे किस पार्टी को वोट दें, इसके साथ ही साथ उनके पास उम्मीदवारों को चुनने के भी विकल्प होते हैं, यानी कि उनके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं ब्लॉक वोट व्यवस्था के बारे में। दोस्तों ये बहुमत प्रणाली का एक अन्य प्रकार है। दोस्तों इस प्रणाली के अंदर क्या होता है कि जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो बहुसदस्यीय ही होता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि 2 प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और एक बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र।
इस प्रणाली के अंदर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है और दोस्तों इस प्रणाली के अंदर जो मतदाता होते हैं उनके पास उतने ही मत देने का अधिकार होता है जितने स्थानों पर राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं। यानी कि दोस्तों जितने स्थानों पर एक पार्टी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी उतने ही मतदाताओं के पास वोट देने के अधिकार होंगे। इसे दोस्तों हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक पार्टी इलेक्शन में खड़ी होती है और 4 उम्मीदवारों को खड़ा करती है, तो मतदाताओं के पास 4 वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा, यानी कि उनके पास 4 वोट देने का अधिकार होगा। सो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस प्रणाली के अंदर जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं उतने ही मतदाताओं के पास वोट देने के अधिकार होते हैं। और दोस्तों इस प्रणाली के अंदर भी जिस दल को सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं, यानी कि जिस दल को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो दल जीत जाता है। दल से दोस्तों मतलब यहाँ पर है पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से, जो कि चुनाव लड़ते हैं। और दोस्तों इस प्रणाली के अंदर क्या होता है कि जो मतदाता होते हैं वो पार्टी को वोट नहीं देते हैं, बल्कि जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं उन्हें वोट देते हैं। दोस्तों इसका उदाहरण हम 1989 में जॉर्डन में, 1992 में मंगोलिया में, 1997 में फिलीपींस व थाईलैंड के अंदर इसको लागू किया गया था। यानी कि दोस्तों इन सभी सालों के अंदर, इन सभी देशों के अंदर इस प्रणाली को लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसके अंदर जो कमी थी उसके कारण इस प्रणाली को वहां पर बदल दिया गया था। आइए दोस्तों आगे जानते हैं वैकल्पिक मत प्रणाली के बारे में। दोस्तों वैकल्पिक मत प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। इसके अंदर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य को चुना जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये जो प्रणाली है इसके अंदर मतदाताओं के पास काफ़ी सारे विकल्प होते हैं, यानी कि काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। और दोस्तों इस प्रणाली के अंदर जो मतदाता होते हैं वो अपनी पसंद के अनुसार अपने मत को व्यक्त करते हैं, यानी कि अपनी पसंद के अनुसार अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। अगर चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और उन दोनों में से किसी एक को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है, यानी कि वो व्यक्ति, यानी कि वो उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। यानी कि दोस्तों इस प्रणाली के अंदर पूर्ण बहुमत का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब एक उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो वह चुनाव जीत जाता है। आगे दोस्तों बात करते हैं इस प्रणाली के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों इसमें सबसे पहला है कि इस प्रणाली के अंदर पूर्ण बहुमत का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी एक उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत मिलता है तभी उसे विजयी घोषित किया जाता है, यानी कि वह चुनाव जीत जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये जो प्रणाली है एक खर्चीली प्रणाली है और दोस्तों इस प्रणाली के अंदर इस चीज़ का पता लगा पाना, इस चीज़ को समझ पाना, यानी कि गणना कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है, कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। आगे दोस्तों बात करें इसके उदाहरणों की तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं। दोस्तों भारत और अमेरिका के अंदर जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। आगे दोस्तों बात करते हैं दोबारा मतदान प्रणाली के बारे में। दोस्तों दोबारा मतदान प्रणाली, इसके शब्द से ही हम इसका मतलब समझ सकते हैं कि इस प्रणाली में क्या होता होगा। दोस्तों दोबारा मतदान प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर एक ही निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा से मतदान होता है। अगर दोस्तों पहले चुनाव के अंदर किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो जिन उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उनके बीच में दोबारा से चुनाव कराया जाता है, यानी कि दोबारा से मतदान कराया जाता है। जो मतदाता होते हैं वो दोबारा से वोट देते हैं और फिर दोस्तों जिस उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत मिलता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है, यानी कि वो उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। सो दोस्तों हम कह सकते हैं दोबारा मतदान प्रणाली एक पूर्ण बहुमत पर आधारित प्रणाली है, यानी कि इस प्रणाली के अंदर भी पूर्ण बहुमत का होना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से दोस्तों वैकल्पिक मत प्रणाली के अंदर पूर्ण बहुमत का होना ज़रूरी होता है, ठीक उसी तरीके से दोबारा मतदान प्रणाली के अंदर पूर्ण बहुमत का होना बहुत ज़रूरी होता है। सो दोस्तों इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पर पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने बहुमत प्रणालियों के प्रकारों के बारे में जाना है। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में और मिश्रित प्रणाली के बारे में जानेंगे। सो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपसे ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।